देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। तो इसी के साथ गाइस अपन लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर का आज का जो टारगेट है, लाइक करने का आपका 300 का टारगेट है। फटाफट लाइक का बटन अभी तुरंत के तुरंत जो है वो हिट कर डालो, राइट। और 1500 व्यूज या फिर 300 का टारगेट, जैसा कि कल आपने टारगेट अचीव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड लव यू ऑल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने टारगेट जो है वो अचीव किया। तो चलो 11 फरवरी 2021 का आज का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर अपन शुरू करते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होता है। स्पेशली ये लेक्चर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक जो है वो सुनना, बने रहना। और लेक्चर के दौरान जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरे के पूरे प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के भी और स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो तो यूपीपीसीएस के भी प्रूफ देख लेना, राइट। कि जो भी यहां पर मैं आपकी तैयारी कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। और यहां पर सभी सोर्सेज से रिलेटेड अपन न्यूज को कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली बने रहेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। फुल फ्लैश तैयारी आपकी यहां पर कवर करवाई जाती है। और पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का रिवीजन के लिए और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। और पीडीएफ पेड पैकेज से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और फेसबुक पर आप हैं तो मेरे नाम को सर्च करके मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, राइट। और बाकी आज के जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले जीएस पेपर 2 के टॉपिक्स को देखेंगे। आसाम चाह बगीचार धन पुरस्कार मेला स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का दूसरा अपना टॉपिक है। श्रीलंका ने चाइना के कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दे दिया है। तमिलनाडु से 50 किलोमीटर की दूरी पर चाइना जो है वो मतलब ऑपरेट करने वाली है कुछ प्रोजेक्ट्स को, तो उस पर अपन थोड़ी सी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। विजयनगर कर्नाटक की 31वीं डिस्ट्रिक्ट बन गई है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के मोशन ऑफ थैंक्स, इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, रिपीटेड टॉपिक आया है। और पहला इंडिया यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिला। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी कुछ जो काम की चीज है वो मैं बता दूंगा। और बाकी पेपर 3 के टॉपिक्स की बात करें तो ब्रुकेसिया नाना करके एक स्पीसीज है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, व्यानाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इसके अलावा नीति आयोग एक स्टडी कंडक्ट कर रही है जिसके थ्रू जितने भी प्रोजेक्ट्स न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, शुरू नहीं होने दिया, जितने भी प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन प्रोजेक्ट्स को नहीं मिला है, तो उस पर थोड़ी सी डिटेल में एनालिसिस जो है वो कर रही है नीति आयोग, राइट, जांच कर रही है प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा आइंस्टीनियम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेड इन इंडिया MK3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइडलाइंस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स की इशू की गई है, इस टॉपिक को पहले भी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं डिस्कशन करवा आपको बता चुका हूं, राइट। तो ये रिपीटेड टॉपिक है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है उसको इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है वो मिल गया है, तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और स्वैप एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जो कि आज की डेट में अपन कवर करने जा रहे हैं, तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर से शुरू करते हैं गाइस। डिस्कस करेंगे आसाम चाह बगीचार धन पुरस्कार मेला स्कीम के बारे में। तो स्कीम के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, नाम से ही पहले शुरू करते हैं। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक चीज तो पहले क्लियर हो गई कि आसाम की यह स्कीम है, इसके नाम में आसाम है। चाह बगीचार की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं चाय के बगीचे की बात करेगा ये स्कीम, यानी कि चाय के बगीचे में हो सकता है कि कुछ लोग वगैरह जो काम करते हो उनको बेनिफिट देगा ये स्कीम, है ना। तो ऐसा अपन सोच सकते हैं। इसके बाद धन पुरस्कार, तो किसी मतलब कैश रिवॉर्ड की बात कर रही है ये स्कीम, है ना। तो 3 चीज तो पक्की है, एक तो आसाम की स्कीम है, चाय बगीचे से रिलेटेड ये स्कीम है, और तीसरी कैश रिवॉर्ड प्रोवाइड कराने की स्कीम है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज अपन ने सिर्फ इसके नाम से ही डिकोड कर दी। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो अब मैं आपको बता दूं इस स्कीम के अंदर एक्चुअली में है क्या और ये स्कीम का टॉपिक न्यूज में हमें क्यों देखने को मिला था। तो चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का तीसरा चरण, तीसरा फेज अभी गुवाहाटी में हुआ है। ये स्कीम आसाम सरकार की है, जैसा अपन ने डिकोड किया बिल्कुल सही निकला।
और 2017 और 18 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। इस स्कीम के थ्रू मेनली फोकस किया जाता है कि टी गार्डन एरियाज में जो वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो चाय के बगीचे में जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो अपने बैंक के अकाउंट्स को ओपन करवाएं। तो उनको बेसिकली प्रोत्साहित किया जाता है, उनको इंकरेज किया जाता है कि चाय बागान क्षेत्रों में लोग जो है बैंक के खाते खुलवाएं। और एलिजिबिलिटी यह है कि एक तो आसाम के रेसिडेंट होना उनको जरूरी है और टी गार्डन्स में वो काम करते हो, और जो महिला बीपीएल कैटेगरी की है उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम के थ्रू होता क्या है कि सरकार बोलती है आप बैंक अकाउंट खुलवाओ और आपके अकाउंट पे 2,500 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कैश रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। तो 3 कंडीशन इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, यानी कि ये पूरा जो टॉपिक है वो 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। आसाम की स्कीम, आसाम के टी गार्डन वर्कर्स जो है, स्पेशली महिला जो है, जो बीपीएल की बिलो पॉवर्टी लाइन की हमें देखने को मिलती है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने बैंक अकाउंट खुलवाएं और सरकार उनके बैंक पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 2,500 रुपए का कैश रिवॉर्ड प्रोवाइड कराएगी उनको, यानी कि प्रोत्साहित किया सरकार ने कि बैंक अकाउंट उनको खुलवाना है, और फिर उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया तो सरकार ने उनको कैश रिवॉर्ड दे दिया। सिंपल सी चीज है, इससे बाहर का और कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर जो चाय का जो उत्पादन होता है उसके बारे में, टी प्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो गाइस देखो, पूरे दुनिया भर में जो टी का एक्सपोर्ट होता है, चाय का जो पूरे दुनिया भर में निर्यात होता है, एक्सपोर्ट जो होता है उसका 14% इंडिया का हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि इंडिया 14% पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है चाय का, और नियरली 20% जो हमारी कंट्री के अंदर टी का जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन हम लोग करते हैं चाय का, तो उसका नियरली 20% जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये डेटा हमें, ये आंकड़ा हमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू देखने को मिला है। और हमारे यहां आप जानते हैं कि टपरी टपरी में चाय बहुत फेमस है, कि हम लोग चाय के काफी शौकीन होते हैं। कोई भी मेहमान आता है, चाय पियेंगे कि आप कल को आईएएस आईपीएस बनेंगे तो आप भी चाय पिलवाएंगे अपने ऑफिस में लोगों को, राइट। यानी कि आपके जो खास आपके दोस्त यार जो आएंगे, तो लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम लोग चाय के। तो ये चीज ध्यान में रखना, पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा चाय जो है वो हम कंज्यूम करते हैं, राइट, पूरे दुनिया भर में। और दूसरे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय के मामले में पूरे दुनिया भर में, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है दूसरे नंबर पर। इसके अलावा एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग चौथे नंबर पर हैं, चाय के एक्सपोर्ट के मामले में 4th नंबर पर है। और इंडिया में कहां कर चाय उगती है, तो आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, वो जो साउथ इंडिया में जो हिल्स हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, नीलगिरी की, वहां पर उगती है। हिमालय की फुटहिल पे आप देखोगे तो तराई क्षेत्र है, वहां पर चाय उगती है, कल्टीवेशन चाय का हम लोग को देखने को मिलता है, खेती वगैरह होती है चाय की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं कि चाय को उगाने के लिए किस प्रकार की क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन से क्लाइमेट में, कौन से जलवायु में चाय उगती है। तो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल प्लांट होता है, ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट पर अच्छे से उग जाता है। टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का, 150 से 300 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल की इसको आवश्यकता होती है, राइट, यानी कि वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता होती है 150 से 300 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए थोड़ी सी, और कहा जाता है कि पोरस मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कि पानी रुके ना मिट्टी पे, नीचे जो है वो बहकर चला जाए। तो ये कंडीशन जहां पर होती है वहां पर चाय जो है वो उसकी खेती हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं सिंपल से, जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक आपको पूरी बातें? गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। बहुत ध्यान से सुनना, अभी ये टॉपिक न्यूज में इसीलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि ये दोबारा से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करने वाली है। आपको पता होगा, इस 3 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जिट कर लिया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, विड्रॉ कर लिया था 3 साल पहले। अब नए जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से फोकस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करेंगे, तो इसको लेकर ये टॉपिक था। बट चलो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है क्वेश्चंस पूछने में। तो बहुत ध्यान से सुनना आप। तो देखो, सबसे पहली बात तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मुझे बताने की आई डोंट थिंक की जरूरत है कि इस काउंसिल का क्या काम होता है, क्योंकि आप इसके नाम से ही समझ गए हैं कि इसका मेनली काम होता है कि पूरे दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट्स का जहां पर उल्लंघन हो रहा है उसको रोकना, राइट। तो इसी पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे, एक ओवरव्यू तो आपको पता ही है ऑलरेडी इस काउंसिल के काम के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये ध्यान में रखनी है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसको हटाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो
रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, दोबारा से इसका गठन किया गया, राइट। क्योंकि पुराना जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें कुछ कमियां थी, क्रेडिबिलिटी डेफिसिट उसमें थी, यानी कि विश्वसनीयता के अभाव उसमें थे, जो कि आज की डेट में अगेन फिर से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में देखे जा रहे हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्या इश्यूज हैं आज की डेट में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसको आप मेंस पे उपयोग कर सकें। इसके अलावा 2006 में इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ध्यान में रखना। इसके मेंबर्स टोटल 47 हैं, और इसके जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है पूरे दुनिया भर से, और इस प्रकार से इलेक्ट किया जाता है कि जो ज्योग्राफिकल और रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो है उसको इंश्योर करते हुए पूरे दुनिया भर में से जहां जहां पर जो जो रीजन है, जो जो क्षेत्र है, सभी जगह से कंट्रीज के लोग जो है वो शामिल हो जाए, यानी कि मेंबर जो है वो सभी जगह के शामिल हो जाए, जिससे कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कैप्चर हो सके, कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया भर के अलग अलग जो रीजन है, क्षेत्र हैं, उनका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिल सके, राइट। इसके सीट्स में, इसकी मेंबर्स की सीट में, है ना। और इसके जो मेंबर होते हैं वो 3 सालों के टेन्योर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि एक कोई भी मेंबर है वो लगातार 2 अपने टर्म्स के, यानी कि 6 साल से ज्यादा कोई भी एक मेंबर जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स तक या के बाद, यानी कि उससे ज्यादा कोई भी एक मेंबर जो है वो इसके सदस्य के तौर पर नहीं हो सकता, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा पास किए गए जितने भी रेजोल्यूशन वगैरह जो होते हैं वो नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं। मतलब ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने किसी कंट्री को बोला कि किसी कंट्री के अंदर कोई कुछ एक्टिविटी चल रही है और उसका एक्टिविटी के कारण मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो वो कंट्री कोई ऑर्डर पास करेगी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, आप ये फलाना एक्टिविटीज को बंद कर दो, राइट। बट उस एक्टिविटी को बंद करना या कंटिन्यू रहने देना, ये पूरा का पूरा जो डिसीजन होगा वो उसी कंट्री का होगा। यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल तो सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर सकती है, बट वो नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है, उसको कोई फॉलो करे या ना फॉलो करे वो इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर या इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो थोड़ी सी आप ध्यान में रखना, राइट। और इवन पता है इतनी बुरी स्थिति है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की कि इसके जो वो होते हैं ना मेंबर्स वगैरह, जो कई बार जांच करने के लिए जाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, ये चेक करने के लिए कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ, तो कई बार तो ऐसा होता है काफी सारी कंट्रीज मना कर देती है कि हम अलाउ नहीं करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से कोई भी हमारी कंट्री में आकर जांच पड़ताल करे। तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है इनकी विचारों की, राइट। और बाकी मैं आपको बता दूंगा इसकी ये क्या होता है कि 193 जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, तो वो मेंबर कंट्रीज मिलकर डिसाइड करती हैं आपस में बातचीत करके कि कहां पर उल्लंघन हो रहा है, राइट, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। उसके बाद फिर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो है ये कंडक्ट करती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और उसके आधार पर अपने रेजोल्यूशन वगैरह पास करती है। और हालांकि ये इसके पास तो इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है एक्शंस वगैरह लेने की, बट मैं आपको बताऊं कि इसके द्वारा पास किए गए जो रेजोल्यूशंस होते हैं उनको एक इंटरनेशनल हाईलाइट मिल जाती है। जैसे कि कोई एक मुद्दा है, कोई एक इशू है किसी कंट्री के अंदर, वहां पर कुछ इशू चल रहा है जिसके कारण से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगी, अगर उस कंट्री के ऊपर टारगेट कर देगी तो उस कंट्री के ऊपर वो इशू को लेकर इंटरनेशनल हाईलाइट क्रिएट हो जाएगा। यानी कि सभी कंट्रीज जो है वो उस कंट्री को अलग नजरिए से फिर देखने लगेंगी और एक प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा उस कंट्री के ऊपर, जिसके थ्रू उस इंटरनेशनल प्रेशर के कारण वो अगर कुछ एक्टिविटीज हो भी रही होगी ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की तो फिर वो रोक सके, राइट। तो ये इसका एक मतलब इनडायरेक्ट रोल होता है प्रेशर क्रिएट करने का, बट डायरेक्टली ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती, राइट। और इसके जो एक्सपर्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कई स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर स्पेशल प्रोसीजर्स के तहत, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राइट, मामलों की जांच वगैरह करते हैं इसके एक्सपर्ट्स वगैरह, बट कई केसेस में कंट्री अलाउ भी नहीं करती है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही है और किस प्रकार के रिफॉर्म्स लाने की इसके अंदर आवश्यकता है, तो इसके मेंबर कंट्रीज के तौर पर अगर अपन बात करें सऊदी अरब की, चीन की या रशिया वगैरह की, चाइना रशिया वगैरह की, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जानी जाती है ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए, कि इन कंट्रीज के अंदर समय समय पर ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन वाली एक्टिविटी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन बात करें कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो कब्जा किया था, हमने देखा, और समय समय पर ऐसी हरकतें रशिया के अंदर देखने को मिलती रहती है, तो वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। दूसरी बात, चाइना की बात करें, चाइना के केस में हम लोग को उइगुर्स मुस्लिम देखने को मिलते हैं कि उइगुर मुस्लिम के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करती है चाइना, और भी काफी सारे एक्ट हैं चाइना के, राइट, ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के समय समय पर देखने को मिलते ही रहते हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में तो
दुनिया जानती है, आपको पता ही है कि किस प्रकार के वहां के कानून हम लोग को कुछ कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का अपने आप में उल्लंघन करते हैं। तो ऐसी कंट्री जो इसकी मेंबर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, तो बताया जाता है कि मतलब जो कंट्री खुद ही ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है और वही कंट्री अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की मेंबर कंट्रीज के तौर पर है, तो फिर इससे खराब बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को रोकने का काम करता है, उसी के सदस्य ह्यूमन राइट्स मतलब का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि बार बार उठकर आता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, और यही जो आलोचना इसकी करते हैं वो इसी पर ही काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं, राइट, इसी इशू के ऊपर कि इसके सदस्य जो हैं, सदस्य कंट्री वगैरह जो है वो खुद ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन में इन्वॉल्व है, राइट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो लगातार पार्टिसिपेट करती रहती हैं, उसके बावजूद भी प्रॉपर ह्यूमन राइट्स क्या है उसकी समझ नहीं है। इवन कई केसेस में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, उल्लंघन किसको माना जाएगा किसको नहीं माना जाएगा, इसके बारे में भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसका अभाव हम लोग को एक प्रकार का यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कार्रवाई वगैरह जो करती है, इसकी कार्रवाई वगैरह जो होती है गंभीर मुद्दों में, उसका कोई रोल होता नहीं, क्योंकि नॉन बाइंडिंग नेचर के इसके रेजोल्यूशन वगैरह होता है, राइट। अगर कुछ गंभीर मतलब कुछ मामला है, कुछ इशू चल रहा है, कोई मैटर है ऐसा कोई गंभीर जहां पर ह्यूमन राइट्स का बहुत बुरी तरह से उल्लंघन हो रहा है, तो उस पर ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं सकती, क्योंकि इसके द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन जो भी ऑर्डर्स नोटिस वगैरह जो होते हैं वो नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा जैसे कि अमेरिका जैसी कंट्री जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बट हालांकि अभी दोबारा से अपन ने देखा कि अमेरिका प्लान कर रही है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये दोबारा से ज्वाइन करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स पे नीचे आंसर लिखकर बताइए कि इंडिया जो है वो इसकी मेंबर के तौर पर हम लोग को कब कब देखने को मिली है, या इंडिया इसकी मेंबर है कि नहीं है, ये भी चीज नीचे कमेंट बॉक्स पर आप थोड़ा सा लिखकर बताएंगे। तो ये आपका मतलब R&D का एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, रिसर्च करने का टास्क दे रहा हूं, राइट। तो रिसर्च करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, ठीक है गाइस। इंडिया और जापान मिलकर जो है वो श्रीलंका से कह रहे हैं कि हम दोनों ही धोखा खा गए, यानी कि अपने आप से बात कर रहे हैं कि हम दोनों ही धोखा खा गए, और श्रीलंका को कह रहे हैं कि हमने तुम्हें औरों से अलग समझा और तुमने हमें औरों जैसा ही समझा। क्योंकि श्रीलंका ने गाइस अभी चाइना के साथ थोड़ी दोस्ती कर ली है। श्रीलंका ने थोड़ी क्या पहले से ही दोस्ती थी उसकी, बट एक हरकत ऐसी हुई कि इंडिया और जापान को धोखा देकर कुछ प्रोजेक्ट जो है वो श्रीलंका ने चाइना को दे दिए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट जो है गाइस ये हमारे लिए थोड़ा से खतरनाक साबित हो सकते हैं आने वाले समय में, तो उसी पर ही डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं अपन। तो श्रीलंका ने चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया है, और ये जो प्रोजेक्ट जो सेटअप हो रहा है चाइना का, ये तमिलनाडु से 50 किलोमीटर की मात्र दूरी पर है। तो आप जाइए अपने वर्ल्ड मैप के पास भी जा सकते हैं, या फिर इंडिया का मैप अगर बड़ा सा आपने चिपकाया होगा दीवार पे, तो खड़े होइए वहां पर जाकर आप देखिए श्रीलंका की लोकेशन, आपको श्रीलंका दिखाई देगी। श्रीलंका के नॉर्थ में आपको जाफना पेनिनसुला दिखाई देगा। यहां पर मैं रोकना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि लोकेशन पर्सपेक्टिव से अगर आपसे पूछा जाए कि जाफना पेनिनसुला कहां पर है, तो श्रीलंका को भूलना नहीं। श्रीलंका में जाफना पेनिनसुला हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहीं पर ही मौजूद कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे कि आइलैंड्स के नाम की अगर बात करें तो आइलैंड है नैनातीवु, इसके अलावा डेल्फ्ट, या फिर इसको नेंदुथेवु, या फिर एनालाटिवु, राइट। तो ये इसके कुछ नाम हम लोग को देखने को मिलते हैं, अनालिटिबू। तो ये कुछ नाम है आइलैंड्स के श्रीलंका के। तो श्रीलंका ने इन आइलैंड्स पर चाइना के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। चाइना जो है वो इन आइलैंड्स पर जो है वो काम करने वाली है, राइट, आने वाले समय में। अब आप देखेंगे गाइस कि रामेश्वरम जो है हमारे इंडिया का, उसके काफी नजदीक हम लोग को ये डेल्फ्ट आइलैंड देखने को मिलता है। काफी नजदीक आप मैप में देखेंगे तो आपको डेल्फ्ट आइलैंड दिखाई देगा पाल्क बे में, राइट। तो ये जो डेल्फ्ट आइलैंड है, यहां पर मतलब ऐसा मतलब हम लोग को चिंता है, कंसर्न है, डर है कि आने वाले समय में चाइना जो है वो यहां पर अपना एक मिलिट्री बेस छोटा सा तैनात कर सकती है। क्यों करेगी ऐसा वो? क्योंकि चाइना की हरकतों से हम जो है वो काफी अच्छे से वाकिफ हैं, हम जानते हैं चाइना की हरकतों के बारे में। चाइना की हरकत क्या होती है? चाइना भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो अपनी लेकर आई है, उसके थ्रू वो क्या कर रही है? जोरों शोरों से काम करने की बात कर रही है। और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक एग्रीमेंट में सिक्योरिटी भी मौजूद है कि चाइना अपने प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने के लिए वेरियस फैसिलिटीज जो है वो करेगी। इसका मतलब साफ साफ है कि चाइना जो है वो अपनी आर्मी को तैनात करेगी अलग अलग जगह पर, राइट। कहने को तो वो कहेगी कि हमें उनको, चाइना को जो है वो अपने प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी करना है,
बट बात तो कुछ और ही होती है ना। चाइना तो फिर एक छोटी छोटी टुकड़ियां जो है वो अपनी आर्मी की अलग अलग जगह पर तैनात कर रही हैं, जिससे कि वो एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर निगरानी रख सके, स्पाई कर सके, या फिर कभी भी अगर कोई सिचुएशन खराब हो सकती है तो कहीं से भी उसकी आर्मी वगैरह जो है वो तुरंत मतलब तैनात हो जाए। और उसको लेकर अभी कुछ समय पहले इसने अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए भी रिक्रूटमेंट वगैरह भी जारी किए थे, आपको शायद पता हो, मैंने बताया भी है आपको पहले, राइट। तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है चाइना की, और श्रीलंका अपना समझ नहीं रहा है, राइट। श्रीलंका को समझ में नहीं आ रही, श्रीलंका को लग रहा है कि चाइना उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, बड़ा भाई बन गया चाइना उसका। बट जब पटकेगा चाइना श्रीलंका को, तब श्रीलंका अपने पास ही आएगी और बोलेगी, हेल्प मांगेगी कि भाई हेल्प कर दो, क्योंकि वी नो अबाउट इट ना कि चाइना अभी हरकत क्या कर रही है, सभी कंट्रीज को बहुत ही सोना सोना दिखा रही है, गोल्ड गोल्ड दिखा रही है, बट क्या पता कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, राइट। तो वो वाली चीज है, बाद में श्रीलंका को पता लगे कि वो सोना है कि फिर क्या है, राइट। तो ये चीज है। और यहां पर जो है वो डेल्फ्ट आइलैंड से हमें थोड़ा सा जो है वो डर है, और चाइना के इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा डर है कि चाइना जो है वो यहां पर अपनी आर्मी वगैरह आने वाले समय में स्टैब्लिश कर सकती है, आर्मी बेस स्टैब्लिश कर सकती है, जो कि इंडिया के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। बट हम लोग की भी प्लानिंग्स हैं कुछ, जैसे कि हम लोग जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह में इस चीज के अगेंस्ट चले जाएंगे, या फिर हमें भी पता है कि श्रीलंका के ऊपर किस तरीके के फिर प्रेशर क्रिएट करना है, जिससे कि श्रीलंका जो है वो चाइना के इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो मतलब यूटर्न मरवा दे। क्योंकि अभी रिसेंटली जापान और इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो है वो वापस हो गए हैं, क्योंकि श्रीलंका ने कहा कि हमारे यहाँ पे लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज के कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह मत लाओ। बट हम देख रहे हैं कि श्रीलंका ने हरकत पटक दी, चाइना के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, राइट। और तमिलनाडु से काफी नजदीक है प्रोजेक्ट। तो यहां पर आपको ये एक इशू के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जाफना पेनिनसुला याद रखना, राइट। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें एक जॉइंट वेंचर हुआ है एक कंपनी का जिसका नाम है सिनोसार इटेक्विन। तो ये जॉइंट वेंचर हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल करने वाली है चाइना श्रीलंका के अंदर, राइट। और ये कुछ आइलैंड्स के नाम थोड़ा सा बहुत ध्यान में रखना, जो आइलैंड्स के नाम मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐसे आइलैंड के नाम अगर पूछ ली ना, जैसे डेल्फ्ट पूछा जा सकता है कि डेल्फ्ट आइलैंड कहां पर है, तो रामेश्वरम से काफी नजदीक है। और अगर आप कभी रामेश्वरम गए होंगे गाइस, तो आप बकायदा देख सकते हैं लिटरली कि बहुत नजदीक में श्रीलंका है, आप वहां से श्रीलंका को देख सकते हैं। मैं खुद गया हूं वहां पर, रात के समय पर समुद्र पे आप जब यानी कि सामने बैठोगे, समुद्र के सामने काफी अच्छी हवा चलती है, अच्छा लगता है, मतलब जो समुद्र का शोर वगैरह होता है तो अच्छा लगता है काफी ज्यादा। तो उसके आप देखोगे उस तरफ, यानी समुद्र के उस पार देखने की कोशिश करोगे तो आपको लाइट डिगमगाती हुई नजर आएंगी, तो आपको श्रीलंका दिखाई देता है वहां से, राइट। तो काफी नजदीक है श्रीलंका यहां से, रामेश्वरम से। इसके कुछ आइलैंड्स वगैरह हम लोग को काफी नजदीक देखने को मिलते हैं, और यहीं पर ही चाइना अपने प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आ रही है। और तो इसको लेकर पूरा वो टॉपिक था, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई। गाइस, विजयनगर कर्नाटका की 31st डिस्ट्रिक्ट बन गई है, तो इसके बारे में बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सिंपल सा आइडिया। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो है उससे हटाकर जो है वो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है, और इसको लेकर ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी कर्नाटका सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो कर्नाटका की 31st डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? विजयनगर। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव, ये टॉपिक मैंने आपको गाइस 1 फरवरी 2021 को ही कवर करवाया है। तो आपको YouTube के सर्च कॉलम पर सिंपली लिखना है 1 फेब 2021, और उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपना यही होगा 1 फरवरी का, और इस लेक्चर को आप देख लेना। तो इस लेक्चर में मोशन ऑफ थैंक्स वाले टॉपिक को काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। अभी ये टॉपिक दोबारा से न्यूज में इसलिए आया था, तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जब हाउस को एड्रेस किया था, तो उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स का जो यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव जो हम लोग को देखने को मिला था, तो उस पर 3 दिन तक राज्यसभा के अंदर 25 पॉलिटिकल पार्टी से 50 स्पीकर की बहस हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक था, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट मोशन ऑफ थैंक्स इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लगातार रिपीट हुआ है, राइट। 10 दिन के अंदर ये टॉपिक हम लोग को रिपीटेड देखने को मिला है। पहली इंडिया यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिली है। इसमें कुछ काम की चीज नहीं है, बस सिंपली बस आपको ध्यान में रखना है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हाई लेवल डायलॉग हुआ है, और इस डायलॉग को को चेयर किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा,
और यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेड कमिश्नर के द्वारा। और इसमें एक्चुअली हुआ यह था कि अभी जुलाई 2020 में 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर्स समिट जब हुई थी, तो उसी के बाद जो है वो फोकस किया गया कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिलकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर काम करेगी, राइट। और अभी इन्होंने कहा कि अगले 3 महीने के अंदर फिर से इनकी बैठक होगी और फिर ये सहमति पर आएंगे कि किस किस पर्टिकुलर एरियाज पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर ये काम करेंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बट मेनली अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर अभी काम चल रहा है। तो सिंपल सी ये अपडेट है जिसकी आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक बातें? अब देखिए सीसेट का कोर्स गाइस आप लोग के लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है काफी कम फीस में। इन कोर्सेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, आप फ्री डेमो अटेंड कर सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट तैयारी जो है वो सीसेट की करवाई जा रही है और हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छे से कवर करवा दी जाएगी और इतनी करवा दी जाएगी कि मतलब आपको उससे बाहर का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं और ना उससे बाहर का कुछ एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो काफी स्ट्रेटेजिकली आपकी तैयारी यहां पर मैं करवा रहा हूं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब गाइस डिस्कस करेंगे एक नाना जी के बारे में, ब्रुकेसिया नाना। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहूंगा गाइस, कल का जो आपने टारगेट अचीव किया है, लिटरली मैं मतलब आपको क्या बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगा है कि आप लोगों ने जो लाइक का टारगेट अचीव किया। एक टाइम पर लग रहा था कि यार शायद अचीव नहीं हो पाएगा टारगेट, बट लिटरली यार क्योंकि बहुत दिनों से मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि यार मैं जो काम कर रहा हूं वो फायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके लिए फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा। बट चलो बढ़िया है कि आप सभी लोगों को फायदा हो रहा है इससे, और इसी चीज के बारे में मुझे पता लगेगा जब आप लाइक का बटन हिट करेंगे। चेक कर लीजिए कि आपने लाइक का बटन अभी तक हिट किया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो कर लो। अभी जो टारगेट रखा गया है वो 300 लाइक्स का ही रखा गया है। 300 लाइक्स पर यहां पर रेगुलरली मैं आप लोग के लिए लेक्चर्स कंटेंट लेता आता रहूंगा, और बाकी 300 लाइक्स या फिर 1500 व्यूज जो भी हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास कंटेंट जो है वो आ जाएगा रेगुलर बेसिस पर। तो फटाफट गाइस लाइक का बटन हिट कर दो बिना देरी किए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक का बटन हिट करते हो, लिटरली मतलब अंदर से एक एनर्जी आ जाती है, और मेरी एनर्जी तो आप ही लोग हैं ना यार। और मुझे पता ही ऐसे लगता है कि आप जब जैसे स्टूडेंट्स देखते हैं लेक्चर को बट लाइक वगैरह नहीं कर, अभी बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं आपसे कह भी नहीं रहा था लाइक करने के लिए, बट अब जब मैं देखता हूं कि हाँ यार जैसे ही कल मैंने आपको टारगेट दिया 300 का वो अचीव हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह यार मतलब स्टूडेंट्स ने मतलब बात रख ली मेरी और वाकई में पसंद कर रहे हैं स्टूडेंट लेक्चर को। नहीं तो फिर बड़ा अंदर से बुरा लग रहा था कि यार ये आप लोग पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलो एनीवेज आज का टारगेट भी जो है वो 300 का ही है, तो आप फटाफट टारगेट को अचीव कर दो गाइस, लाइक का बटन हिट करते रहो। और बाकी अपन नाना जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रुकेसिया नाना, तो ये एक गिरगिट की प्रजाति अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है, मेडागास्कर आइलैंड से ये डिस्कवर हुई है। अच्छा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ कि मेडागास्कर आइलैंड के जस्ट सामने वाली या नजदीक में कौन सी कंट्री है। मेडागास्कर आइलैंड के नजदीक में कौन सी कंट्री है, ये आपका क्वेश्चन है। नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के भी इसका आंसर लिखकर बताइए। राइट, तो देखो ये दुनिया का सबसे छोटा अडल्ट रेप्टाइल बताया जा रहा है। इसकी लेंथ मात्र 21.6 mm की है, जैसे कि अगर उंगली पर ही मतलब अगर रख देंगे इसको तो उंगली के बराबर ही एक प्रकार की हम लोग को गिरगिट की प्रजाति देखने को मिलेगी। और इसकी जो मादा जो होती है प्रजाति, फीमेल प्रजाति जो इसकी होती है वो 28.99 mm की हम लोग को देखने को मिलती है, थोड़ी सी लंबी होती है। राइट, और इससे पहले जो गिरगिट की प्रजाति जो सबसे छोटी मानी जाती थी वो थी ब्रुकेसिया माइक्रा, और अब ये ब्रुकेसिया नाना जो है वो सबसे छोटी गिरगिट की प्रजाति बताई जा रही है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब इको सेंसिटिव जोन्स और व्यानाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा इको सेंसिटिव जोन्स क्या होता है, क्योंकि ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। इको सेंसिटिव जोन या फिर इसको इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई करती है कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, नेशनल पार्क होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और पर्पस जो होता है इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करने का कि एक प्रकार का एरिया जो है वो शॉक एब्जॉर्बर यानी कि क्रिएट करना, यानी कि कुल मिलाकर कोई भी एक प्रोटेक्टेड एरिया उसके आसपास भी कुछ ऐसे प्रोटेक्शन देना, ऐसी संरक्षण देना जिससे कि प्रोटेक्टेड एरियाज को हार्म ना हो, राइट, किसी भी प्रकार का। और प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास यानी कि देखो प्रोटेक्टेड एरिया पे तो कोई भी एक्टिविटी की नहीं जा सकती, टोटली बैंड हम लोग को देखने को मिलती है। किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज प्रोटेक्टेड एरिया पर तो नहीं की जा सकती, बट प्रोटेक्टेड एरिया के नजदीक भी जो भी एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के पर्पज के लिए ये हम लोग को ESZ
इको सेंसिटिव जोन या इको लॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के पर्पस के लिए ये एरिया क्रिएट किया जाता है, राइट। ट्रांजिशन जोन के तौर पर हम लोग को ये देखने को मिलता है, एक एरिया जिसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, एक एरिया जिसको हाईली प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसके बीच का जो एरिया होता है वो ये वाला हम लोग को देखने को मिलता है, इको सेंसिटिव जोन्स, राइट। और इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा इसकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कहीं पर भी इको सेंसिटिव जोन्स का जिक्र नहीं है, और इको सेंसिटिव जोन प्रोटेक्टेड एरिया से 10 किलोमीटर के रेडियस पर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ ये इसके बारे में 10 किलोमीटर के एरिया के बारे में मेंशन्ड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 में। इसके अलावा हालांकि 10 किलोमीटर के बाद भी यानी कि उसके आगे भी इन प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की इको सेंसिटिव जोन्स में देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर आपको पता लग गया कि प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर का जो एरिया होता है वो इको सेंसिटिव जोन्स का होता है। यहां पर मॉनिटर की जाती है कि कौन सी एक्टिविटी, किस प्रकार की एक्टिविटी यहां पर इन एरियाज पर हो रही है, और प्रोटेक्टेड एरिया से 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो इको सेंसिटिव जोन्स के तौर पर देखने को मिल सकता है। बट हाँ, 10 किलोमीटर से इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। यहां तक बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब व्यानद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये सेंचुरी जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कंपोनेंट के तौर पर, एक पार्ट के तौर पर हमें देखने को मिलती है। 5520 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसका हम लोग को नजर आता है, और बताया जाता है कि एलिफेंट रिजर्व नंबर 7 जो साउथ इंडिया के अंदर है उसका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंपोनेंट के तौर पर ये एरिया हम लोग को व्यानद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का देखने को मिलता है। एक लौती सेंचुरी केरला के अंदर जहां पर 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। इसके अलावा यहां पर इजिप्टियन वल्चर्स, हिमालयन ग्रिफन और सिनेरियस वल्चर, और 2 प्रजाति वल्चर्स की, रेड हेडेड और व्हाइट बैक्ड वल्चर्स, और एक टाइम पर ये केरला पे हुआ करती थी बट आज की डेट में व्यानद प्लेटू पर ही ये रेस्ट्रिक्टेड हम लोग को नजर आती हैं। इसके अलावा नागरहोल, बंदीपुर, मुदुमलाई व्यानद फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट के तौर पर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर टाइगर्स की प्रजातियां आपको देखने को मिलती है। और अभी रिसेंटली टाइगर्स के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो कैमरा के ट्रैप से टाइगर को काउंट किया गया था तो उसके अकॉर्डिंग 79 टाइगर्स की प्रेजेंस इस सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिली, और यहां पर एक कबानी रिवर भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। तो देखो इस केरला के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, तो इन्होंने अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो अभी रिसेंटली हम लोग को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन देखने को मिला है, और इस नोटिफिकेशन के कारण काफी सारे जो लोग हैं जो व्यानद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास रहते हैं वो काफी ज्यादा चिंतित है, राइट। अब इससे रिलेटेड मतलब क्यों चिंतित है, क्या इशू है, तो वो चीज आप समझो। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके थ्रू बताया गया है कि व्यानद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का 118.59 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको इको सेंसिटिव जोन स्टार्टिंग में इसलिए समझाया क्योंकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर रहे कि व्यानद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर का जो एरिया है, राइट, 118 किलोमीटर स्क्वायर का, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब केरला सरकार ने क्या चीज सामने रखी है, केरला सरकार ने बोला है कि आप 118.59 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर मत करो, आप 88.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। यानी कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर जो एरिया जो है वो कैप्चर किया गया था, कवर किया गया था, उसको कम करने की यहां पर बात की है इन्होंने, केरला सरकार ने। और इनका कहना यह है कि कम इसलिए करना है क्योंकि मतलब कुछ ऐसा एरिया है जो कि इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है जहां पर काफी ज्यादा आबादी है। अब काफी ज्यादा आबादी है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन तो होना पॉसिबल है, वहां पर लोग अपने घर वर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे, राइट। तो वेरियस इस प्रकार की एक्टिविटीज होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो अब हर बार जब इस प्रकार की जब एक्टिविटी होगी तो हर बार, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इको सेंसिटिव जोन में अगर किसी प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और इको सेंसिटिव जोन जो भी होता है तो उसमें सरकार जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक करती है,
मॉनिटर करती है क्या एक्टिविटी हो रही है क्या नहीं हो रही है, वहां पर कुछ भी अगर करना है तो सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। तो इसके कारण से काफी सारे वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको काफी परेशानी होगी। तो इसको लेकर केरला चीफ मिनिस्टर ने जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से जो है वो आग्रह किया है कि इसमें थोड़े से चेंजेस लाए जाए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली थी। और चिंताएं की बात करें, कंसर्न की बात करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस डिसीजन से, यानी कि इस जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो ये नोटिफिकेशन 118 स्क्वायर किलोमीटर का जो निकाला है, तो इस डिसीजन से हम लोग को मंथावेडी और सुल्तान बाथरी तालुकों के अंडर यानी कि 6 गांव आते हैं। और ये जो 6 गांव जो है ये फैले हुए हैं, यानी कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो इसी के मतलब एरियाज पर ये 6 गांव हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में किसान का जीवन जो है वो काफी बुरा हो सकता है, यानी कि उनको प्रभाव पड़ेगा इस चीज से। और बताया गया है कि जो ये इको सेंसिटिव जोन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके तहत जो भी सड़कें वगैरह जो होती हैं या बिल्डिंग्स वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इस प्रकार की किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी जब होती है तो उसमें सरकार की इजाजत की आवश्यकता होगी, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की, अधिकारियों की इजाजत की आवश्यकता होगी। उनकी इजाजत के बिना यहां पर किसान किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकते, इवन पेड़ तक नहीं काट सकते। तो इसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं हमें देखने को मिली। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बट यहां पर जो मेन काम की चीज थी वो इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में थी, उसका आपको आइडिया होना चाहिए क्या होते हैं, और व्यानाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है गाइस, क्लियर है आपको यहां तक बातें? गाइस, जैसे कि अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल कंसर्न को देखते हुए जो है वो, यानी कि एनवायरमेंट को देखते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स को बंद करा दिया या किसी प्रोजेक्ट को शुरू नहीं होने दिया एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, या फिर एनजीटी के बारे में आप सुनते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये फलाना प्रोजेक्ट जो है, इंडस्ट्री जो है, उसको बंद करा दिया एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट को देखते हुए। राइट, तो ऐसी चीजें हम लोग देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि नीति आयोग इसी चीज को लेकर एक जांच कंडक्ट करने वाली है, और राइट, और नीति आयोग प्रॉपर तरीके से स्टडी करवा रही है कि जो मतलब कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो ऑर्डर्स वगैरह जो होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या एनजीटी की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से, इस प्रकार के जब ऑर्डर आते हैं तो इसके कारण से इग्नोर किया जाता है काफी सारी चीजों को, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के आने से इंडिया को जो बेनिफिट हो सकता है, राइट, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि एक प्रोजेक्ट आएगा, उस प्रोजेक्ट के थ्रू किसी एरिया पर बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेगी, तो उस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। राइट, तो यहां पर यही चीज पर, इसी चीज पर डिटेल में स्टडी की जाएगी, और फोकस भी यही किया जा रहा है कि जो न्यायपालिका जब भी इस प्रकार का एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर अगर पास करती है तो वो बहुत सारी दूसरी चीजों को भी जरूर देखे, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के आने से इंडिया में कितनी ग्रोथ हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो सकती है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। राइट, किसी प्रोजेक्ट के आने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगी, तो वो सब पॉइंट्स को, वो सब चीजों को बिना इग्नोर किए एक प्रॉपर सही ठीक डिसीजन जो है वो लिया जा सके जो सभी के लिए हितकारी हो। राइट, तो इस चीज को लेकर नीति आयोग एक स्टडी कंडक्ट करने वाली है, और ये स्टडी जो कंडक्ट करेगी गाइस, ये CUTS कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, जो कि सेंटर फॉर कंपटीशन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिल रही है, और इसकी एक इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है जो कि पूरी डिटेल में स्टडी कंडक्ट करेगी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जयपुर में हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, ये पूरा जो है वो स्टडी करेगी, जांच करेगी कि जो भी ऑर्डर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी पास करती है तो उसमें वो क्या क्या चीजें इग्नोर कर देती है। और आज की डेट में समय की आवश्यकता ही इसी प्रकार की हम लोग को देखने को मिल रही है कि हर प्रकार के जो पहलू हैं वो कोर्ट कोई भी डिसीजन लेती है किसी भी प्रोजेक्ट को बंद कराने का, तो वो हर प्रकार के पहलुओं पर ध्यान दे। तो ये टॉपिक आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि क्योंकि होता है कई बार आपको फंसाने की कोशिश की जाती है कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब वो प्रोजेक्ट किसी जैसे मान लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है, या फिर ऐसे कोई इको सेंसिटिव जोन पर वो कोई प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप होने वाला है। राइट, तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए, आपका क्या डिसीजन, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए इस पे कमेंट करो, तो आप दोनों तीनों फैक्टर्स को बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि इसी पर ही अभी यहां पर बात हो रही है कि जब भी कोर्ट वगैरह जो होती है वो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव को ज्यादा ध्यान में रखते हुए, ज्यादा देखते हुए किसी प्रोजेक्ट को बंद करा देती है, उसको शुरू नहीं होने देती। राइट, उसको क्लियरेंस ही नहीं मिल पाता। तो ये बड़ा एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। बट इसके अलावा भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट के आने से इंडिया की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। राइट, वहां पर रहने वाले लोगों को कितनी जॉब्स मिलेगी, क्या पॉसिबल है, क्या मतलब कोई कुछ
ऐसी चीजें हो सकती हैं क्या कि वो प्रोजेक्ट को भी हम सेटअप कर ले और एनवायरमेंट भी ज्यादा डैमेज ना हो, सस्टेनेबल तरीके से उस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू करवा सके। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, राइट, जो कि अक्सर इग्नोर किया जाता है और इसी मुद्दे पर स्टडी जो है वो नीति आयोग कंडक्ट करवा रही है, राइट। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 5 प्रोजेक्ट्स पर अभी मेनली स्टडी कंडक्ट की जा रही है, जिसमें से हम लोग को गोवा के अंदर मोपा में एक एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन को रोक लगा दी गई थी, तो इस पर स्टडी होगी। आयरन और माइनिंग गोवा के अंदर होनी थी तो उसको रोक दिया गया था, तो इस पर स्टडी होगी। इसके अलावा स्टरलाइट कॉपर प्लांट जो है तमिलनाडु के अंदर, इसको बंद कर दिया गया था। सैंड माइनिंग्स दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पर, इसको बंद कर दिया गया था, राइट। इसके अलावा काफी सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलती है, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डिसीजन के थ्रू उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो ये ऐसे जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर मेनली ये अभी स्टडी कंडक्ट होगी और देखते हैं फिर आने वाले समय में क्या फैसला हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है बातें आपको यहां तक? तो ये था पूरा ओवरऑल। गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आइंस्टीनियम के बारे में यहां पर बात हो रही है। ऐसे टॉपिक काफी कम आते हैं, काफी सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं और इसी प्रकार के टॉपिक्स में सिविल सर्विसेज काफी इंटरेस्टेड रहती है। तो देखना, मुझे ऐसा लगता है कि 90% से ज्यादा चांसेस है इस टॉपिक के पूछे जाने के। तो आइंस्टीनियम जो है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक नई स्टडी अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है जर्नल नेचर में पिछले हफ्ते, और पहली बार रिसर्चर्स जो है उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज आइंस्टीनियम की कैरेक्टराइज की है, राइट, इसकी पहचान करी है, कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ विशेषताओं की। तो इसका नाम ऑब्वियसली बात है, आइंस्टीनियम नाम से ही समझ में आइंस्टाइन जी के नाम पर रखा गया है। ये आइंस्टीनियम जो है वो 1952 में डिस्कवर हुआ था, इसकी खोज 1952 में हुई थी। एक्चुअली एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा था साउथ पैसिफिक के एनीविटोक एटॉल में, राइट, एक आइलैंड है, रिमोट आइलैंड, जिसको एलुगेलाप के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था 1 नवंबर 1952 को, और यहां पर आईवी माइक जो है वो उसका विस्फोट किया गया था। आईवी माइक जो है, इसकी बात करूं तो ये एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस है जिसको पैसिफिक ओशियन पे जिसका विस्फोट किया गया था। तो ये एक पहला हाइड्रोजन बॉम्ब हमें देखने को मिलता है। तो इसके मलबे में ये आइंस्टीनियम मिला था, राइट, यानी कि एक इसके मलबे पे मिला था ये वाली चीज आइंस्टीनियम। और आगे की बात करें इसके बारे में थोड़ी सी और कि इसकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है, तो इसको क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है और ये बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, हाईली रेडियो एक्टिव होता है। और काफी कॉमन इसका जो आइसोटोप है इस एलिमेंट का, वो है आइंस्टीनियम 253, और मात्र 20 दिन की इसकी लाइफ हम लोग को देखने को मिलती है। आइंस्टीनियम 254 की अगर बात करें तो ये काफी, यानी कि थोड़ा सा स्टेबल हम लोग को एलिमेंट नजर आता है। इसकी जो लाइफ है वो 276 डेज की हम लोग को नजर आती है। ये एलिमेंट जो है वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, यानी कि नॉर्मली हम लोग इसको नहीं देख सकते। इवन जब ये मिला था, इसकी जब डिस्कवरी हुई थी, तो 9 साल लग गए थे इसको नेकेड आई से देखने के लिए, राइट, 9 इयर्स लग गए थे, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद फिर ये देखा गया 9 सालों के बाद। और हालांकि ये काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव है, यानी कि रेडियो एक्टिविटीज में काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, शॉर्ट लाइफ इसकी है। तो ये माना जाता है कि स्टार्टिंग में धरती का जब फॉर्मेशन हुआ होगा, धरती जब बनी होगी, तो उस समय हो सकता है कि एलिमेंट मौजूद हो, बट आज की डेट में जो धरती जब बनी थी उस समय जो एलिमेंट था ये, राइट, तो क्वाइट पॉसिबल कि आज की डेट में वो रहेगा नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ काफी ज्यादा कम हम लोग को देखने को मिलती है, शॉर्ट लाइफ ये एलिमेंट हम लोग को नजर आते हैं। तो याद रखना आइंस्टीनियम, राइट, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस बात करेंगे मेड इन इंडिया MK3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो देखिए बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी को 3 हेलीकॉप्टर्स प्राप्त हुए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये हेलीकॉप्टर जो है वो कोस्टल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए कस्टमाइज किए गए हैं। नेवल वर्जन जो इन हेलीकॉप्टर्स का है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का, इसमें एडवांस सेंसर फिट किए गए हैं, और जो कि जैसे कि इंट्रूजन जो हुआ था ना कि मुंबई टेरर अटैक के समय पर जो टेररिस्ट जो थे वो मुंबई पर आए थे समुद्री रूट के थ्रू, तो ऐसी एक्टिविटी दोहराई ना जाए, तो इसके लिए इसमें पर्याप्त सेंसर्स वगैरह मौजूद हम लोग को देखने को मिलते हैं इस प्रकार के इंट्रूजन्स को, घुसपैठ को जो है वो रोकने के लिए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स के अंदर लेटेस्ट जनरेशन एवियोनिक्स है और इंडिया में ही बनाई गई लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार है। फुल ग्लास कॉकपिट है, पूरा का पूरा जो कॉकपिट है ग्लास का है, जिससे कि बेटर तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो हो सके, सर्विलांस जो है वो बेटर तरीके से हो सके। इसलिए नोज माउंटेड सर्विलांस रडार है 270 डिग्री कवरेज के साथ, जो कि ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है मल्टीपल मरीन टारगेट्स को।
और पावरफुल शक्ति इंजन इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं और इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम इसमें मौजूद है और सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें है। इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो कि टारगेट्स को समुद्री एरिया पर डिटेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, फैक्ट्स हैं इस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी गाइस अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स को लेकर और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स वाले टॉपिक को मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। 10 दिसंबर 2020 को ये अपन ने कुछ समय पहले इस टॉपिक को कवर किया था, तो आप 10 दिसंबर 2020 के लेक्चर पर जाकर ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होते कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो कि पानी पर तैर सकते हैं। जैसे कि आपने कभी अगर गए होगे क्रूज वगैरह पे या कभी मतलब यानी कि ट्रैवल किया होगा फेरीज वगैरह पे, तो आपने इस प्रकार के फ्लोटिंग स्ट्रक्चर डेफिनेटली देखे ही होंगे, राइट। तो ये चीज होती है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जो तैरती है बेसिकली पानी पे और उसको आप आसानी से जो है वो ले जा सकते हो, लगा सकते हो। तो इसको लेकर गाइडलाइंस है, इसके बारे में पहले अपन बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इतना डिटेल में इस टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल सी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसकी एक जनरल बस जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही है। इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है वो रिसीव हो गया है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए और ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को मिला है। अब इंडियन आर्मी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का उपयोग कर सकती है और क्लियरेंस जो दिया है वो सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा दिया गया है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स 3 टन क्लास नए जनरेशन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और इंडिया में ही इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा, जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंडर आती है। और LUH जो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ये रिप्लेस करेंगे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को, क्योंकि अब इनकी लाइफ जो है वो कम होती जाएगी, यानी कि टेक्निकल लाइफ जो है वो इनकी 2023 के बाद से बताया जा रहा है कि कम होती जाएगी। और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है ये सिंगल टर्बो शाफ्ट इंजन इसमें मौजूद है। इसमें काफी पर्याप्त पावर है जो कि हाई एल्टीट्यूड मिशंस को आसानी से कंडक्ट कर सकती है। हिमालयस में जो आर्मी के मिशंस होंगे ना उसको आसानी से, नहीं मतलब ऊंचाई पे जो मिशंस होते हैं उसको आसानी से ये अकम्प्लिश कर सकती है, राइट। इसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है इसमें स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम है, ग्लास का कॉकपिट है यानी कि, और इसमें हम लोग को स्टेट ऑफ द आर्ट HUMS हेल्थ एंड यूसेज मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसको डिजाइन किया गया है कि ये आर्म्ड रोल्स वगैरह जो है यानी कि मतलब आर्मी की कुछ मिशंस वगैरह जो होते हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से ये काम कर सके अच्छी तरीके से, राइट। तो इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को और ये अब इंडिया में तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इसमें KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की अब बात करें तो ये KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं ये पूरी तरह से इंडिया में बनाने के ऊपर इस पर काम चल रहा है। KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंडिया और रशिया के द्वारा और रशिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू इंडिया में जो है वो बनाए जा रहे हैं, डिजाइन और डेवलप किए जा रहे हैं। KA-226T जो है ये अगेन रिप्लेस करेंगे चीता और चेतक को और ये जो चीता और चेतक हमारे हेलीकॉप्टर्स जो है गाइस ये 2023 के बाद से, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इनकी टेक्निकल लाइफ जो है वो कम होती जाएगी, तो इसलिए हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता थी इनको। और अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो गए ये KA-226T, तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स जो है वो इसको रिप्लेस करेंगे चीता और चेतक को। और हेलीकॉप्टर जो है इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी हम लोग को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और रशियन हेलीकॉप्टर्स के बीच की देखने को मिलती है। 2015 में इंडिया और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, जिसके थ्रू एटलीस्ट 200 KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ये बनाएंगे, तैयार करेंगे, जिसकी कीमत $1 बिलियन की बताई जा रही है। इसमें इनिशियली 60 हेलीकॉप्टर्स को डायरेक्टली इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा और 140 को बनाया जाएगा इंडिया के अंदर। और पहला हेलीकॉप्टर जो है वो इस एग्रीमेंट के साइन होने के 36 महीने के बाद ही आ गया था। और रशियन के प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो लोकलाइजेशन प्लान है वो इस प्रकार का है, 4 फेजेस में देखने को मिल रहा है। 35 हेलीकॉप्टर में इंडिया का 3.3% हिस्सा जो है वो इसमें लगाया जाएगा। उसके अलावा 15% इंडिया की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग होगी या 15% इंडिया का जो हिस्सा जो है वो इसमें अगले 25 हेलीकॉप्टर्स के लिए लगाया जाएगा। फिर इंडिजीनियस
का जो वो है लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है, 35% कर दिया है कि 35% तक ये हेलीकॉप्टर्स 30 हेलीकॉप्टर्स इंडिया में ही बनाए गए होंगे फेज 3 में। इसके अलावा फिर 62.4% इंडिया के अंदर ही इसके पार्ट्स और पूरी चीजें फेज 4 के अंदर बनाई जाएगी आखिरी 50 हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो इतना ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल एक आपको जानकारी इन सब हेलीकॉप्टर्स की होनी चाहिए कि KA-226T एक हेलीकॉप्टर है, इंडिया और रशिया मिलकर इस हेलीकॉप्टर को इंडिया में बना रही है, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका जो है, श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है उसने 400 मिलियन US$ का करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो इंडिया के साथ इसकी थी उसको उसने सेटल कर दिया, यानी कि अब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट या फिर डील जो है वो अब क्लोज हो गई है, क्योंकि पूरा सेटलमेंट 400 मिलियन US$ का कंप्लीट हो चुका है, राइट। 31 जुलाई 2020 को दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था, राइट। और उसके बाद फिर ये 3 महीने के लिए इनिशियली हुआ था, फिर 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, और हालांकि अभी भी बढ़ाया जा सकता था, बट चूंकि श्रीलंका जो है वो सक्सेसफुली नेगोशिएट नहीं कर सकती स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को IMF प्रोग्राम के लिए, क्योंकि वो एट प्रेजेंट उसके पास ये चीज नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, तो इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि ये फर्दर जो है वो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता करेंसी स्वैप को। बट आप लोग को मेनली पता होना चाहिए करेंसी स्वैप के बारे में कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है। तो इसमें होता कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, जो ट्रेड जो होता है ना वो लोकल करेंसी में होता है। कंट्री जो है वो इंपोर्ट जब करती है कोई सामान को एक्सपोर्ट करती है तो वो अपनी लोकल करेंसी में पे करती है, और जो रेट होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे कि इंडियन रुपी है, ठीक है, इंडियन रुपी कितने श्रीलंकन रुपी के बराबर होगा तो वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है, राइट। पहले से ही डिसाइड करने के बाद एक फिक्स रेट पर जो है वो एक्सचेंज होती है करेंसीज, तो उसको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हम लोग बोलते हैं। तो इससे जो अस्थिरता का जो रिस्क होता है, जो वोलेटिलिटी का जो रिस्क होता है थर्ड करेंसी के अंदर, जैसे कि डॉलर्स के रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो वो चीज यहां पर नहीं होती है, राइट, क्योंकि पहले से ही जो है वो मतलब इसमें हमें देखने को मिलता है कि रेट जो है वो डिसाइड कर दिए जाते हैं। सो गाइस, ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लेक्चर को शेयर जरूर कर देना कहीं पर भी, किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पे अपने, राइट। और लाइक जरूर हिट करिएगा, लाइक बिना हिट किए मत जाना, और बाकी शेयर गाइस जरूर किया करो लेक्चर्स को। और PDF पेड पैकेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि 100 रुपीज पर मंथ की फीस होती है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की PDF हैंडआउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन रिवीजन के लिए और मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाती है। और पेड पैकेज से रिलेटेड अगर कुछ जानकारी चाहिए तो फेसबुक पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर 9713282838 ये मेरा नंबर है, ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब और मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।